हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, ऑब्वियसली योर बायोलॉजी मेंटर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर लास्ट वीडियोस। लास्ट की वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस का जो मेन सब कुछ था, मैकेनिज्म तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम कुछ लीव्स की एडेप्टेशंस और क्या क्या फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इन लीव्स को लेकर ही, अगर आप लोगों को नेचर से प्यार हो या फिर आप में से कुछ लोग नेचर लवर्स हों, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी एक नेचर लवर हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ऑटम सीजन मतलब सर्दियों से जो पहले वाला सीजन होता है, या फिर सर्दियों के टाइम पर भी जो पेड़ों के पत्ते हैं वो थोड़े से येलो कलर के, ऑरेंज कलर के, या फिर उनका जो ग्रीन कलर है ना वो थोड़ा थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हो तो मैं उसका रीज़न आज आपको बताती हूँ। उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है। देखो, जब गर्मियाँ या फिर स्प्रिंग सीजन होता है तो क्या होता है, हमारी जो डे की ड्यूरेशन होती है वो बहुत बड़ी होती है। हम लोग बोलते हैं ना, गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। यही रीज़न होता है उन लीव्स का कलर चेंज होने का। जैसे वो गर्मियों में क्या होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो क्लोरोफिल बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है, जैसे जैसे ऑटम से विंटर की तरफ हम बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो हमारी समर मतलब सनलाइट की जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल का इनफैक्ट जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगता है। उसी की वजह से जो ये सब हमने पूरा पिछली वीडियोस में अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जितना भी कुछ स्टडी किया उसमें जो यहाँ पर लास्ट में हमने अपना शुगर वाला सीक्रेशन देखा था लास्ट वीडियो में। तो प्लांट्स के पास जो फूड रिजर्व फॉर्म में अवेलेबल रहता है उसी को प्लांट यूज करके अपना जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारी तरह नहीं कि सर्दियों में आने से हम एकदम खाने लगते हैं, है ना। सर्दियों में इनफैक्ट ज़्यादा भूख लगती है हमको, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्लांट्स के साथ एकदम ऑपोजिट होता है। वो क्या करते हैं, अपने रिजर्व फूड को धीरे धीरे करके यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है सनलाइट के ड्यूरेशन के कम होने की वजह से। इसी की वजह से जो ग्रीन कलर है क्लोरोफिल का वो धीरे धीरे फेड होने लगता है और जो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट हैं वो हमें दिखने लगते हैं। देखो, लीव्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हमने जैसे पिछली अपनी वीडियोस में भी बात करी है, ये सारे पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और कहीं ना कहीं खुद को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। लेकिन क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो दो पिगमेंट्स हमने पढ़े थे ना, क्लोरोफिल की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण वो अपने आप को डोमिनेट कर पाता है उन सारे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स के ऊपर। जैसे जैसे ऑटम सीजन आने लगता है ये वाला फेड होने लगता है क्लोरोफिल, और कैरोटीनॉइड इसके ऊपर आके इसको डोमिनेट करता है और फिर वो अपना कलर दिखाना शुरू करता है। तो यही रीज़न होता है कि जो हमारे पत्ते हैं वो येलो, ऑरेंज, ये सारे कलर के शेड्स में हमको दिखने लगते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हम अब कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर, और आज इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है टॉपिक, सबसे पहला है हमारा एडेप्टेशंस। किसके अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करेंगी। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना लीफ एनाटॉमी जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा एक्चुअली में कि हमारा जो लीफ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो दिखता कैसा है। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। फेवरेट काम है, आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि डायग्राम बनाना मेरा फेवरेट काम है, जबकि ऐसा होता नहीं था। जब मैं स्कूल डेज में थी तो मुझे डायग्राम बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे सारी डायग्राम जो है वो मेरी फ्रेंड्स बनाया करते थे मेरी नोटबुक में। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखो, आपको पढ़ाने के लिए मुझे अपने आप में कितना चेंज करना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी शायद डायग्राम से प्यार हो जाए। ठीक, तो ये है हमारा लीफ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, आप सब लोगों ने जो लीव्स है वो छुई तो हुई होंगी कहीं ना कहीं किसी भी टाइम पर। पत्तों को तो हर इंसान ने टच किया ही होगा, है ना। तो जब आपने उन लीव्स को टच किया होगा तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो लीव्स हैं वो ऊपर और नीचे के सरफेस से चिकनी चिकनी होती है ना। दे हैव अ वैक्सी कोटिंग लाइक थिंग दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर सरफेस। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है लीव्स के पास? चलो, इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं इस डायग्राम को बनाते बनाते ही देती हूँ आपको।
अगर आपने कभी कोशिश करी हो अपने छोटे क्लासेस में कि जो वैक्स कलर्स, ठीक है, अगर आपको कहीं पे कलरिंग करनी है और कहीं पर नहीं करनी तो आप उसके ऊपर मोम चला देते थे, वैक्स चला देते और फिर कलर करते थे, तो वो जो कलर था वो उस पर चढ़ता नहीं था, या फिर अगर आप उस पर पानी डाल देते तो वो भी नहीं चढ़ता था। ये हमारे जब हम सेकेंड या थर्ड क्लास में होते हैं तो हमारी आर्ट की जो टीचर है वही एक्टिविटीज़ कराती है, मेरे को भी कराई थी मेरी मैम ने, तो वहाँ से ही हम ये लीव्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ सकते हैं। ठीक है, लीव्स चिकनी भी इसीलिए होती हैं क्योंकि उनके ऊपर जो है वो वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है, जो हम एक एडेप्टेशन के फॉर्म में भी स्टडी करने वाले हैं। लीव्स के पास ये वैक्सी कोटिंग इसलिए होती है ताकि वो खुद के ऊपर से वाटर का जो एक्सेसिव लॉस है उसको अवॉइड कर पाए। ठीक है, अगर अब हमारी तरह तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो जाकर एसी में बैठ गए और अपने बॉडी से वाटर या स्वेट का जो भी कंटेंट है उसको कम करना शुरू कर दिए, ऐसा तो लीव नहीं कर पाते हैं ना। प्लांट्स एसी में जाकर तो बैठ नहीं सकते, तो अपनी बॉडी से पानी की जो अमाउंट है उसको बचाने के लिए, उसको उन सारे प्रोसेसेस के लिए यूज़ करने के लिए क्या है, लीव्स ने एक एडेप्टेशन, प्लांट्स ने एक एडेप्टेशन ली है। वो क्या, वो अपनी जो सरफेस है उसको वैक्सी कोटिंग से कवर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक, ये वैक्सी कोटिंग इसीलिए ताकि वो वाटर के जो लॉस है उससे खुद को बचा सकें। ठीक, तो यही है वो डायग्राम। देखो ये सबसे ऊपर जो मैं आपको अभी इतना बता रही थी क्यूटिकल के बारे में, वो है ये है अपर क्यूटिकल और ये है लोअर क्यूटिकल। ऊपर और नीचे दोनों ही सरफेसेस पे ये क्यूटिकल प्रेजेंट रहती है। यही है वो वैक्सी कोटिंग जिसके बारे में मैंने आपको अभी इतनी रामायण सुनाई। ठीक, दूसरा ये आते हैं हमारे पैलिसेड लेयर, ये आती है हमारी स्पॉन्जी लेयर लीव्स की। सारा मेसोफिल सेल्स है, मतलब सारा हमारा फोटोसिंथेटिक सेल्स ही है। ये जो आपको ओपन स्पेस पूरा दिख रहा है ये है हमारा एयर पैकेट। ये पूरा अगर हम देखें तो ये है अपर एपिडर्मिस जो आप छूते हो क्यूटिकल के साथ, ये है उसी का लोअर एपिडर्मिस। मतलब लीव्स के ऊपर और नीचे का सरफेस, उस इतनी पतली सी लीफ के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर, ये है एयर स्पेस, ये है हमारा स्ट्रोमा, स्टोमा एक्चुअली, स्ट्रोमा नहीं स्टोमा मतलब स्टोमेटा। ठीक है, और ये है हमारे गार्ड सेल्स। ठीक, अब इस पैलिसेड लेयर और इस स्पॉन्जी लेयर को अगर हम एक साथ मिलाकर देखें तो हमारा ये पूरा का पूरा बनेगा यहां से लेकर यहां तक। पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर अगर हम इस पूरे को मिलाएं तो हमारा ये बनेगा मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल फोटोसिंथेटिक सेल्स का दूसरा नाम है। अगर हमें फोटोसिंथेटिक सेल्स को बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलना है तो हम उसको बोलेंगे कि दे आर टर्म्ड एज मेसोफिल सेल्स दैट इंक्लूड्स बोथ द पैलिसेड लेयर एज वेल एज दिस स्पॉन्जी लेयर। ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट, ये जो आपको दिख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, कोई नई चीज़ नहीं है, वही है जो अभी तक हम सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद लीव्स की एडेप्टेशंस की बात करते हैं। देखो एक एडेप्टेशन तो मैंने आपको ये बता दी क्यूटिकल की। क्यूटिकल क्यों है, क्योंकि एक वैक्सी कोटिंग की तरह है जो प्लांट से वाटर के अननेसेसरी लॉस को प्रिवेंट करती है। वाटर क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए हमें पता है, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर प्लांट्स के थ्रू जितना भी पानी है वो इन लीव्स की सरफेस है, क्योंकि स्टोमेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर वहाँ से सारा पानी उड़ जाएगा तो वो क्या यूज़ करेंगे, हमारी तरह एसी में तो जाके नहीं बैठेंगे। ठीक, तो ये क्यूटिकल उसका काम करेगी। उसके बाद ये पैलिसेड लेयर में क्लोरोप्लास्ट इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस की जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सटेंड कर पाएँ। दूसरी एडेप्टेशन, तीसरी एडेप्टेशन आती है इस
स्पॉन्जी लेयर में या फिर इस एयर पैकेट में। ये जो एयर स्पेस इस मेसोफिल सेल्स में आपको दिख रही है वो इसीलिए प्रोवाइड कराई जाती है लीव्स को, ताकि रेस्पिरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो इजीली फिजिबल हो पाए प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसीलिए है ये एयर पैकेट इसमें प्रेजेंट। दूसरा आता है हमारा ये स्ट्रोमा और गार्ड सेल्स। ये तो हमको पता ही है कि क्यों प्रेजेंट रहता है। तो इसी डायग्राम से, एनाटॉमी के डायग्राम से ही हमने देखा कि एडेप्टेशंस लीव्स में क्या क्या होती हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और जनरल एडेप्टेशंस की बात करें तो कोनिफर जो प्लांट्स होते हैं, अगर आपको मौका मिला हो कभी हिल स्टेशंस पर जाने का तो वहाँ पर आपने जो प्लांट्स हैं उनकी शेप ऐसी देखी होगी, है ना। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और हम सबको ये बात पता भी है। तो वहाँ के प्लांट इसी शेप में क्यों होते हैं? वो भी इसीलिए ताकि, क्योंकि जब भी ट्रायंगल शेप होगी ना प्लांट की तो क्या करेगा प्लांट, देखो ये है प्रॉपर शेप। इस शेप की मदद से जो उसकी लीव्स हैं इसके अंदर, वो अपना जो सरफेस एरिया है वो सनलाइट में सबसे ज़्यादा एक्सपोज कर पाएंगी, ताकि उस कम ड्यूरेशन में, जब उनको सनलाइट बहुत कम मिल रही है क्योंकि विंटर सीजन प्रेवेलेंट है, तो इस कम ड्यूरेशन में वो मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ अपनी लीव्स का इन ऑर्डर टू ट्रैप दी सनलाइट। ये भी है एक और एडेप्टेशन किसकी, लीव्स की, ताकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो उस कंडीशन में भी मैक्सिमाइज किया जा सके। बाकी सब कुछ यहाँ से। इसके अलावा एक और प्लांट्स हमने देखे थे, ये तो हो गए कॉनिफर्स, दूसरे हो गए हमारे ज़ीरोफाइट्स जो कि डेजर्ट्स में होते हैं। इन प्लांट्स के अंदर भी एक एडेप्टेशन होती है फोटोसिंथेसिस को लेकर ही। क्या, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो ऐसा मैकेनिज्म शो करते हैं कि वो दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं। मीन्स अब देखो दिन में बंद रहेंगे मतलब बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है तो बंद रहेंगे, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? क्या करेंगे वो डे के टाइम पे सनलाइट को ट्रैप करके स्टोर करेंगे, उसके बाद नाइट में अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से होती है ज़ीरोफाइट्स में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, ताकि वो वाटर के लॉस को कम कर सके इन स्टोमेटा के बंद होने की वजह से। अब स्टोमेटा बंद है दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस ऐसे होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेंगे एटमॉस्फेयर से और दिन में इस सनलाइट को ट्रैप करके अपने पास रखेंगे और रात को इसको यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो ये हैं कुछ एडेप्टेशंस हमारी लीव्स में, ताकि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो फैसिलिटेट हो पाए अलग अलग वेरिएशन कंडीशंस में रह के भाई। ठीक, अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक और रहता है इसी फोटोसिंथेसिस में, वो क्या है ये इसको बना रहने देते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस लिख देते हैं। ठीक, दो तरीके के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जल्दी से देखते हैं इसको क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है और इतनी डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स की अगर सबसे पहले बात करें तो क्या होगा? क्लोरोफिल का कंटेंट। क्लोरोफिल के कंटेंट को भी नहीं, क्लोरोफिल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से फिजिबल हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा हो गया ये लीफ की एनाटॉमी, जो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले इस डायग्राम के थ्रू क्लियर करी। ठीक, उसके अलावा हो गया एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर, क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। ठीक, फोटोसिंथेसिस के अगर बाई प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देता है कुछ टाइम के लिए। मान लो शुगर बनी और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उस पर्टिकुलर जगह में रुक जाएगा। पहले शुगर ट्रांसपोर्ट होगी, उसके पास
उसके बाद उस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। प्लांट्स के पास कोई और एक्सेसरी ऑर्गन्स स्पेशली इसी के लिए डिज़ाइन नहीं होते कि वो इन सारे बाई प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पाए। उससे पहले वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करवानी पड़ेंगी, उसके बाद ये आगे कंटिन्यू हो पाएगा। ठीक, अब बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले आती है हमारी लाइट। लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, लेकिन ये उतना ज़्यादा हैम्पर नहीं करता अगर बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट ना कर रहे हों। दूसरा हमारा वाटर। You will be surprised to know कि less than 1% ऑफ वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है अपनी रूट्स से, वो यूज़ कर पाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। रेस्ट इट इज लेड आउट थ्रू दिस स्टोमेटल पोर थ्रू दी इवेपोरेशन प्रोसेस। लेकिन अगर ये भी उसको अच्छे से नहीं मिला तो वो इसको भी यूज़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हमने अभी अडेप्टेशन बनी ज़ीरोफाइट्स में वो आती है। ठीक है, लाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ये एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है। मेजर लिमिटिंग फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है वो है CO2। हम सबको पता है CO2 की एटमॉस्फेयर में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, इसी कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करके उसे अपना पूरा प्रोसेस करना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसी चीज़ को और आगे कंटिन्यू करें तो ह्यूमिडिटी इसी से रिलेटेड है। वाटर और इसके कंटेंट को रिलेटेड ही है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ज़रूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो। सिमिलर थिंग लाइट पे भी इफेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि अगर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हम लाइट दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू पे जाकर ये प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो है टेम्परेचर। ऑप्टिमल टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए 35 डिग्री सेल्सियस। अगर रेंज की बात करें तो 5 डिग्री टू 55 डिग्री सेल्सियस होती है इसकी रेंज। ऑप्टिमल टेम्परेचर 35 है। इस पर्टिकुलर रेंज पर भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इनफैक्ट अगर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए तब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, लेकिन ऑप्टिमल टेम्परेचर जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये हो गए हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स और ये हो गए इंटरनल फैक्टर्स। इसी के साथ हमारा जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से एक और इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है जो क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हम ह्यूमंस के बारे में देखेंगे। जो मेजर जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल एज योर स्टडीज ऑल्सो। Have a good day. Bye bye. Thank you.